गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर का और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को समझने के लिए। इस लेक्चर में हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ेंगे कि इस एक्ट में आखिर लिखा क्या हुआ है, इसमें क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। एक एक करके इसके सारे सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली किसी भी एक्ट के फर्स्ट सेक्शन में लिखा होता है कि उस एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ लागू होगा और कब लागू होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी दे रखा है। उसके बाद सेक्शन 2 डिस्कस करता है डेफिनेशंस को। जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सारी सेक्शन 2 में लिखी गई है। ये सब आप बुक में से पढ़ सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर, वो सारा सेक्शन 3 से रिलेटेड है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई भी सब्सक्राइबर अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना चाहता है, यानी उसको प्रमाणित करना चाहता है, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा डिजिटल सिग्नेचर। सब्सक्राइबर वो पर्सन है जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी, जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद हमारा एक्ट बोलता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित बनाने के लिए हम जिस डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होना चाहिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का और हैश फंक्शन का। ये हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या करते हैं, हम एक मैसेज लेते हैं या एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके ऊपर एक पासवर्ड लगाते हैं और उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर उस कोड को हम लोग भेज देते हैं रिसीवर के पास। रिसीवर अपना पासवर्ड उसके ऊपर लगाता है और उस मैसेज को पढ़ लेता है। हम जानते हैं कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम इस्तेमाल करता है 2 तरह की चाबियों का। ये चाबियाँ कुछ नहीं, एक तरह का पासवर्ड होता है, एक बहुत लंबी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0 और 1 की। हर सब्सक्राइबर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है और अपनी एक पब्लिक की होती है। दोनों एक पैर होता है, यानी कि दोनों का एक जोड़ा होता है और ये यूनिक होती है। जिसके पास एक प्राइवेट की होगी वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू यानी वो सेम पासवर्ड किसी भी और पर्सन के पास नहीं हो सकता है। हमारा एक्ट कहता है कि जिसके पास पब्लिक की होगी, यानी कि उस फाइल को खोलने का पासवर्ड होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकता है। अगर उसमें कोई फेरबदल की गई है, किसी ने हैक करके उस डॉक्यूमेंट को एडिट कर दिया है, उसमें कोई चेंजेस कर दिए हैं, तो उस केस में पब्लिक की जब हम लोग लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, तो उससे वो डॉक्यूमेंट खुलेगा ही नहीं। इसलिए जिसके पास पब्लिक की होगी वो इस बात का पता लगा सकता है कि जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिला है, मुझे जो फाइल मिली है या मैसेज मिला है, वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर वो ऑथेंटिक होगा यानी प्रमाणित होगा तो वो उस पासवर्ड से खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो उस पासवर्ड से वो नहीं खुलेगा। आगे चलते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता दे देता है। इसमें लिखा क्या गया है, जहाँ कोई भी कानून किसी तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है लिखित में और आपने वो इंफॉर्मेशन दे दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो भी पूरी तरह से वैलिड है। लॉ की जो रिक्वायरमेंट थी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से भी पूरी हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक शर्त है कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं वो एक ऐसे फॉर्मेट में होने चाहिए कि आप उसको बाद में भी खोलकर पढ़ सको। यानी कि हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी फिजिकल पेपर वर्क हम पहले करके रखते थे, फिजिकल फॉर्म में हमने अपने रिकॉर्ड बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, अब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बराबर है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे डीएचई कॉलेजेस को नोटिस भेजता है तो कानूनी तौर पर वो नोटिस लिखित में होना चाहिए। डीएचई लेटर लिखेगा, साइन करेगा और कॉलेज के पास भेज देगा। कॉलेज को जब वो लेटर मिलेगा तो वो अपनी फाइल में उसको लगा लेगा। अगर यही काम अगर हम लोग ऑनलाइन करें, यानी कि डीएचई ने लेटर बनाया और उसने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, बाकी कॉलेजेस ने वेबसाइट पे देखा, उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लिया, तो इस रिकॉर्ड को हम लोग पूरी तरह से रिकग्नाइज करते हैं कि इसकी पूरी तरह से कानूनी मान्यता है। इसी तरह सेक्शन 5 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी है सेक्शन 5 में। अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून हमसे कोई सिग्नेचर मांगता है कि हमें एक डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करने के लिए उसके ऊपर साइन करना है, और वो सिग्नेचर करने की बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर देते हो उस फाइल के ऊपर, तो वो भी कम्प्लीटली वैलिड है
उस लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी कि जो हैंड रिटन सिग्नेचर है वो बराबर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के। सेक्शन 6 बात करता है ई गवर्नेंस की। कोई भी अगर गवर्नमेंट का ऑफिस है, कोई मिनिस्ट्री का ऑफिस है, डिपार्टमेंट का ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वो अपना जितना भी पेपर वर्क करती थी, पहले अपने कागजों का काम करती थी, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कर सकते हैं। यानी कि सेक्शन 6 ई गवर्नेंस को वैलिडिटी दे देता है। सेक्शन 6 हमें ये भी बताता है कि कौन से सरकार के ऐसे काम हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं। सबसे पहला है, कोई भी फॉर्म लेना है, कोई एप्लीकेशन लेनी है या कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को रिसीव करने हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका एडमिशन हुआ था तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड किया था, तो उसको वैलिडिटी इसीलिए मिली क्योंकि सेक्शन 6 ने हमें इसके लिए अलाउ कर रखा है। उसके बाद किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। आपको मान लो कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स मीट होती है, तो जितने भी उसके नोटिस निकलते हैं, कौन से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसकी लिस्ट बनती है, विनर्स की लिस्ट बनती है, तो वो सारा काम हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। उसको हमने वैलिडेशन दे दी। उसके बाद सरकार को अगर कोई लाइसेंस देना है, कोई परमिट देना है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सरकार दे सकती है, ऑनलाइन दे सकती है। कंपनीज का सारा काम ऑनलाइन ही होता है। कंपनी अगर आपको कोई स्टार्ट करनी है तो उसकी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन दे सकते हो, कोई परमिट लेना है, कोई परमिशन लेनी है सरकार से, तो वो सारा काम उनका ऑनलाइन होता है। आगे, सरकार को अगर किसी से पैसा लेना है, कोई पेमेंट लेनी है या किसी को पेमेंट करनी है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली सरकार कर सकती है, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर सकती है। तो हमारा कंक्लूजन इससे क्या निकला कि सेक्शन 6 ने गवर्नमेंट को परमिशन दे दी है कि वो अपना सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकती है। कोई एप्लीकेशन लेनी है, कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई लाइसेंस देना है, कोई पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है, वो सारा काम अब हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। यानी कि ई गवर्नेंस को वैलिडिटी दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 6 ने। इसके बाद सेक्शन 6 हमें ये भी बताता है कि जो भी काम अभी हमने नोट किए हैं, वो सारा काम ऑनलाइन होगा या इलेक्ट्रॉनिकली होगा, वो किस तरह से होगा, उसके लिए सरकार अपने रूल्स खुद बना सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये रूल्स बनाएगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। ये कहता है कि कोई भी अगर रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, कौन सी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करी जाएगी, कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करी जाएगी, तो उसके लिए सरकार अपने खुद के रूल्स बना सकती है। हमने सरकार को पावर दे दी है इसके लिए। कोई भी अगर ऑनलाइन पेमेंट अगर करनी है तो वो किस तरह से करी जाएगी, कौन से सर्विस प्रोवाइडर की मदद ली जाएगी, सेफ्टी के लिए हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए सरकार वो सारे रूल्स बनाएगी। हमने सरकार को परमिशन तो दे दी कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके रख सकती है। एप्लीकेशन लेनी है तो ऑनलाइन ले सकती है, पेमेंट करनी है तो ऑनलाइन कर सकती है। लेकिन इन सब के लिए सरकार को कुछ कंप्यूटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर सरकार को कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है लोगों से, तो उसके लिए सरकार के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए कि सबकी एप्लीकेशन एक जगह पर आकर सेव हो जाए ताकि सरकार बाद में उनको पढ़ सके। उसके लिए सरकार कुछ फर्म्स का इस्तेमाल करती है, कुछ फर्म्स को हायर करेगी, उनको कहेगी कि मेरा जितना भी टेक्निकल काम है वेबसाइट बनाने का, वो सारा आप संभाल लो। उन्हीं फर्म्स को हम लोग कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। ऐसी फर्म्स जो हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें सर्विस प्रोवाइडर की ही ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सेक्शन 6E में कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं। सेक्शन 6E बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकती है कंप्यूटराइज फैसिलिटीज़ के लिए, इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए, और वो उस सर्विस प्रोवाइडर को ऑथराइज कर सकती है कि वो सरकार के बिहाफ पर ऐसी फैसिलिटीज़ को सेटअप करे और उसको मेंटेन करके रखे कि अगर कोई खराबी आ जाती है तो सर्विस प्रोवाइडर उसको ठीक करेगा। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर सरकार के बिहाफ
पर सारा टेक्निकल काम संभालते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड और इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड। इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर कुछ पैसा भी चार्ज करेगा, कुछ सर्विस चार्जेस लेगा। तो हमने उनको परमिशन दी है कि आप सरकार से कुछ सर्विस चार्ज ले सकते हो। सरकार डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम सर्विस चार्ज कितना होगा। इसके साथ साथ सरकार ये भी डिसाइड करेगी कि अगर अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जा रही है, मान लो एक इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही है, एक वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी दी जा रही है, तो उसके लिए अलग अलग स्केल ऑफ चार्जेस होगा, यानी कि उसके लिए आप पैसा अलग अलग चार्ज करोगे। तो सरकार अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग मैक्सिमम सर्विस चार्ज भी डिसाइड कर सकती है। आगे चलते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 बोलता है कि जहाँ कोई भी कानून हमें कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने के लिए कहता है, सेव करके रखने के लिए कहता है कुछ समय के लिए, और हम वो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड ऑनलाइन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रख लें, तो हमारी वो कानून की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी कि हमने जो फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हुए थे, जनरली क्या होता है कि सरकारी काम में 20 साल के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे पेपर को इकट्ठा करते हैं, गठरी बांधते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। अब अगर हम चाहें तो वो सारे रिकॉर्ड हम लोग स्कैन करके या कंप्यूटर फॉर्म में उसको हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी कि जो हमने फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखे हुए थे, अब वो बराबर हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमने डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हुए हैं उसके। सेक्शन 7 हमें ये भी कहता है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेव करके रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना के सेव कर रहे हैं, वो एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि हम उसको बाद में भी खोलकर पढ़ सकें। सेम वही बात है जो सेक्शन 4 में भी बोली गई थी। इसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेव करके रख रहे हैं, उसका जो फॉर्मेट होगा वो वैसा ही होना चाहिए जैसी हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का था। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डीएचई हमारे कॉलेज को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहता है, कोई लेटर भेजना चाहता है। सबसे पहले तो वो अपना लेटर प्रिपेयर करेगा और अपने डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाएगा कि जो बाहर जाने वाली डाक है उस रजिस्टर में उसने एंट्री कर दी कि आज की तारीख में हमारे ऑफिस से ये लेटर गया है। उसके बाद जब वो लेटर हमारे कॉलेज में रिसीव हो जाएगा, तब हम भी उसको रजिस्टर में चढ़ाएंगे कि आज के तारीख में हमें ये लेटर रिसीव हुआ है, और उसको हम लोग एक फाइल में लगाकर सेव कर लेंगे। अब यही काम अगर हमें ऑनलाइन करना हो, हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना हो, तो वहाँ से डीएचई हमें एक ईमेल भेज देगा अपने लेटर की स्कैन करके, और हम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको सेव करके रख लेंगे। तो जब हम लोग उसको रिकॉर्ड को सेव करके रख रहे हैं, तो उसकी जो डिस्पैच डेट थी, कौन सी तारीख को वो वहाँ से निकला, कौन सी तारीख को हमारे पास रिसीव हुआ, उसकी बाकी की डिटेल्स, ये सारी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल में सेव होनी चाहिए। हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं कि वो कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन सी डेट और टाइम पर रिसीव हुआ, कौन सी डेट और टाइम पर यहाँ से गया, वो सारी चीज़ें वो सारे रिकॉर्ड में सेव होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 7A बात करता है ऑडिट की। सेक्शन 7A कहता है कि जहाँ भी कोई कानून डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड की ऑडिट की बात करता है और वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का भी ऑडिट किया जाएगा। यानी कि आपने आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखे हुए हैं, उनका ऑडिट उसी तरह किया जाएगा जैसे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का किया जाता है। ये सेक्शन इस एक्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी तक जितने भी कानून थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने से पहले जो ऑडिट को रेगुलेट करते थे, उसमें सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ही बात की गई थी, क्योंकि उन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को कोई वैलिडिटी दी ही नहीं गई थी। वो वैलिडिटी मिली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। इसीलिए हमने ये सेक्शन डाला है कि हमने अगर उनको
वैलिड बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को हमने मान्यता दे दी है, तो इसका मतलब है कि उनका ऑडिट भी किया जाएगा। सेक्शन 8 बात करता है ऑफिशियल गेजेट की। ऑफिशियल गेजेट एक तरह का सरकारी पब्लिकेशन होता है जिसमें सरकार अपने नए कानून पब्लिश करती है। नई रेगुलेशन अगर सरकार ने बनाई है तो वो उसमें पब्लिश करेगी, प्रिंट करेगी। लीगल नोटिस अगर सरकार को निकालना है तो वो उसमें पब्लिश करेगी। सेक्शन 8 वैलिडिटी देता है इलेक्ट्रॉनिक गेजेट को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने से पहले तक जितने भी गेजेट पब्लिश होते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, प्रिंटेड फॉर्म में होते थे। तो सेक्शन 8 बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जो सरकार को कहता है कि आप ऑफिशियल गेजेट में कुछ पब्लिश करो, कोई नया रूल बना है, कोई नया कानून बना है, कोई नई रेगुलेशन है, कोई ऑर्डर है जो सरकार को ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करना होता है और सरकार उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश कर देती है, तो उस लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है तब से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉनिक गेजेट रखती है। अब एक वेबसाइट है जहाँ पर सरकार को जितने भी नोटिस निकालने हैं वो सारे उस वेबसाइट पर निकालती है। यहाँ मैंने आपको लिंक दिया है इंडिया के ई गेजेट का और हरियाणा सरकार की ई गेजेट का। आगे चलते हैं सेक्शन 9 पर। अभी तक हमने जितना पढ़ा था, सेक्शन 6 में हमने कहा था कि सरकार जितना भी काम फिजिकल फॉर्म में पहले करती थी अब वो सारा काम ऑनलाइन या कंप्यूटर फॉर्म में वो कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 7 में हमने कहा था कि सरकार अपने जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रही है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली वो रिकॉर्ड करके रख सकती है। उसके बाद सेक्शन 8 में अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी सरकार के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, लीगल नोटिस है, वो सारा सरकार अपने इलेक्ट्रॉनिक गेजेट में पब्लिश कर सकती है। सेक्शन 9 क्या कहता है कि इन तीनों सेक्शन में हमने जो बात डिस्कस की थी, एक तरह के क्लैरिफिकेशन सेक्शन 9 दे देता है कि सेक्शन 6, 7 और 8 किसी भी पर्सन को अधिकार नहीं देता है कि वो सरकार के पास जाकर उनको वो फोर्स करे कि आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करो या आप अपने ई गेजेट में पब्लिकेशन करो, अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में मेंटेन करके रखो। तो कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा मेंटेन करती है या नहीं करती है। इसके बाद सेक्शन 10 बात करता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। सेक्शन 10 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी रूल्स बना सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तो हमें बता दिया गया कि डिजिटल सिग्नेचर में हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, हैश फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, नई तरह के डिजिटल सिग्नेचर आ जाएंगे, तो हमें नए रूल्स की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो सरकार भी उसमें नए रूल्स बना सकती है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। सरकार को राइट दिया गया है, पावर दी गई है कि वो डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग रेगुलेशंस बना सकता है कि किस तरह का डिजिटल सिग्नेचर आप इस्तेमाल करोगे, कौन से फॉर्मेट में उस डिजिटल सिग्नेचर को आप डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाओगे, किस तरीके से लगाया जाएगा, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी कि कौन से पर्सन ने डिजिटल सिग्नेचर लगाया है। अभी तक हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो सरकार उसके लिए नए रूल्स भी बना सकता है। ये सरकार का काम है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि डिजिटल सिग्नेचर में इंटेग्रिटी है, यानी कि बीच में कोई पर्सन उस डॉक्यूमेंट में फेरबदल नहीं कर पाए। उसकी सिक्योरिटी कि किस पर्सन ने भेजा है, किस पर्सन को रिसीव हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए, बीच में किसी और को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। कॉन्फिडेंशियलिटी कि कोई भी थर्ड पार्टी उस मैसेज को या उस डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं सके। तो सरकार को अगर ये बात इंश्योर करने के लिए कोई नया रूल लागू करना है तो वो सरकार कर सकती है। सेक्शन 10A वैलिडिटी देता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो इलेक्ट्रॉनिकली बनाए गए हैं। हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर आने के लिए एक पार्टी पहले ऑफर देती है
दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसने एक पर्सन बी को एक ईमेल किया जिसमें उसने लिखा था कि वो उसको सेब बेचना चाहता है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से। ए ने ऑफर किया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बाद में मान लो बी मुकर जाए, बी बोलता है कि ना तो इसने मुझे लिखित में ऑफर किया, ना ही इसने मुझे ओरली ऑफर किया, इसने मुझे इलेक्ट्रॉनिकली ऑफर किया, तो वो वैलिड नहीं है, कोई ऑफर हुआ ही नहीं था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। बी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि सेक्शन 10A में लिखा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कोई भी जब कम्युनिकेशन होता है, कोई ऑफर किया जाता है या एक्सेप्टेंस दी जाती है या फिर ऑफर वापस लिया जाता है, एक्सेप्टेंस वापस ली जाती है, वो सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो और उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अनइन्फोर्सेबल या इनवैलिड नहीं मान सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली बनाए गए थे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक तरह से सेक्शन 10A ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिडिटी दे दी है। इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक में से सेक्शन 10A तक जितना भी पार्ट दे रखा है वो सारा पढ़ लो। कोई डाउट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर से पहले। थैंक यू।